बताइए कि राजस्थान के जो प्राचीन नामकरण थे उनकी अब हमने पर्सनल जो क्लास है वो भी अपनी हो चुकी है, और इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के कुछ प्रमुख युद्धों के बारे में, यानी कि राजस्थान में कब से सत्ता जो परिवर्तन है वो स्टार्टिंग होता है। तो सबसे पहले जो राजस्थान का युद्ध होता है, ऐसा महत्वपूर्ण युद्ध, वो होता है लगभग 1178 ईस्वी में, जिस युद्ध में चालुक्य नरेश, मूलराज द्वितीय और मोहम्मद गौरी के मध्य में ये युद्ध होता है 1178 में, जो कि मूलराज जो हैं गुजरात के शासक हैं। ठीक है, इस युद्ध में मोहम्मद गौरी क्या होता है, पराजित होता है। लेकिन फिर भी मोहम्मद गौरी जो है इसके बाद में लगभग 1190 के समथिंग मुल्तान पर विजय प्राप्त कर लेता है, और उस विजय के बाद में ही एक और युद्ध होता है जिसका नाम है 1191 के जो समय में हुआ एक बहुत ही ज़्यादा भयावह युद्ध, जिसने संपूर्ण भारत की राजनीतिक सत्ता को क्या कर दिया, पलट कर रख दिया, और वो युद्ध होता है तराइन का प्रथम युद्ध। ठीक है, तो एक एक युद्ध की अपन चर्चा करेंगे, उसके बाद में अपन राजस्थान का इतिहास पढ़ने वाले हैं, और मुझे विश्वास है कि 100% आपको राजस्थान के इतिहास को दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने शुरू से अंत तक सारी हमारी क्लासें आप देख रहे हो, और देखने से कुछ काम नहीं चलने वाला है। आप नोट कीजिए क्लासों को, फिर समझिए कि हम क्या रिलेटेड सिस्टम में इन क्लासों को पढ़ा रहे हैं, तो तभी आपको समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि आपने बीच में कहीं से एक क्लास देखी, छोटा सा चैप्टर देखा और उसी को आपने क्या है नॉकआउट कर दिया, तो ऐसा गलत है। आपको पूरी क्लास देखो, उसको लिखो, ठीक है, और फिर समझने की कोशिश करो। तो एक एक युद्ध में, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक युद्ध जिसका नाम है आबू का युद्ध। आबू का युद्ध 1178 ईस्वी में भैया लड़ा जाता है। अब वर्सेस देखो लो किस किस के मध्य में, मूलराज द्वितीय, ठीक है, वर्सेस मोहम्मद गौरी। ठीक है भाई, मोहम्मद गौरी के मध्य यह युद्ध लड़ा जाता है। ठीक है, क्या है युद्ध में, होता यह है कि पृथ्वीराज चौहान 1175 ईस्वी में मुल्तान पर क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। कब, 1175 में मुल्तान पर अधिकार करके और अपनी सेना संगठित करता है, और उसके बाद में वो अपना रास्ता अपनाता है भारत की ओर। और इसी उपलक्ष्य में वह लगभग 1178 ईस्वी में राजस्थान के वर्तमान पाकिस्तान में पहुंचता है, और इसी उपलक्ष्य में वहाँ पर शासन कर रहे चालुक्य वंशीय शासक मूलराज द्वितीय, जो कि गुजरात के उस समय शासक थे, ठीक है, जिसे गुर्जरवाड़ा के नाम से जाना गया जाता था, वहां पर आते हैं, और इन दोनों के मध्य में एक भयानक युद्ध होता है जिस युद्ध का नाम है आबू का युद्ध। ठीक है, देखो 1175 में गौरी मुल्तान पर अधिकार करता है। अधिकार करने के बाद में आगे बढ़ता है, और 1100 लगभग 78 में, अब काफी डिफरेंट है 1175 और 78 में लगभग 8-9 साल का डिफरेंट है। ठीक है, सॉरी, मतलब 2-3 साल का डिफरेंट है। ठीक है, 1175 में मुल्तान पर अधिकार करता है, और 1178 में लगभग 1-2 साल का उसका टाइमिंग है। तो ये मुल्तान पर क्या करता है, अधिकार करने के बाद में वहां पर शासन करता है, स्थायी रूप से शासन भी करता है यहाँ पर। ठीक है, तो उसी उपलक्ष्य में वो आगे जैसे ही बढ़ता है, तो यहाँ पर गुजरात शासक, गुजरात
शासक जो चालुक्य वंशी, कौन से वंश का है? चालुक्य वंशी है, मूलराज द्वितीय के द्वारा आबू के निकट पराजित किया जाता है। किसको पराजित करता है भाई? मोहम्मद गौरी को। ठीक है, गुजरात शासक मूलराज द्वितीय के द्वारा आबू के निकट पराजित कर दिया जाता है। कौन? मोहम्मद गौरी। तो ये युद्ध है आबू का युद्ध 1178 ईस्वी। ठीक है, अपन डिटेल में चर्चा करेंगे। जब भी किसी शासक का नाम आएगा तो अपन उस शासक को स्पेशली पढ़ लेंगे उसी वक्त जब अपन राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे होंगे। जैसे मान लो गुजरात का कोई शासक है और राजस्थान से उसका युद्ध हो रहा है, तो उस शासक का हम डिटेल से वर्णन कर लेंगे उसी टाइम, क्योंकि ऐसा करने से एक तो हमें हिस्ट्री बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है कि भाई किसके साथ में क्यों युद्ध होता है, क्या कारण होते हैं, क्या उसकी सीमाएं एक दूसरे से लगती हैं या फिर कुछ अन्य कारण था। ठीक है, तो युद्ध के कारण और वो सारी चीज़ें हम उसी क्लास में पढ़ लेंगे। लेकिन यहाँ पर केवल हम इतना पढ़ रहे हैं कि किस समय में कौन सा युद्ध होता है और उसके बाद में क्या परिवर्तन होता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। क्लियर? एक और युद्ध है और उसकी अपन चर्चा कर लेते हैं। पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा लड़ा जाता है, जिसे तुमुल का युद्ध कहा जाता है। क्या? तुमुल का युद्ध। ठीक है भाई, तुमुल का युद्ध क्या है? लड़ा कब जाता है? 1182 ईस्वी में ये लड़ा जाता है, 1182 ईस्वी में। ठीक है भाई, अब यहां पर देखो क्या होता है 1182 ईस्वी में। 1182 में पृथ्वीराज चौहान जो कि अजमेर के शासक हैं उस वक्त, और इनके द्वारा परमर्दी देव, किसको? परमर्दी देव को, जो कि एक चंदेल शासक है, इन्हीं के पड़ोसी हैं चंदेल शासक पृथ्वीराज चौहान के, उनको परमर्दी देव को क्या किया जाता है? पराजित किया जाता है। कारण युद्ध का क्या होता है? चाहे बहुत सारे भैया अपने बहुत सारे टीचर्स हैं किसी के द्वारा, ऐसा लिखित में नहीं है, ज्ञान सिर्फ इतना अपन को मिलता है, यहाँ से जानकारी सिर्फ इतनी मिलती है कि तुमुल नामक स्थान पर यह युद्ध होता है। 1182 में युद्ध होता है। किसके मध्य होता है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय एवं परमर्दी देव के मध्य में, जो कि एक चंदेल शासक है। ठीक है, उसके मध्य में युद्ध होता है। ठीक है, अब युद्ध का जो प्रमुख कारण है वो है पृथ्वीराज चौहान तृतीय का राज्य विस्तार। ठीक है, एकमात्र कारण था। तुमुल के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय के द्वारा राज्य विस्तार के लिए अपने पड़ोसी शासक परमर्दी देव को पराजित किया जाता है। ठीक है, चंदेल शासक है, इन्हीं का पड़ोसी है भैया। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के द्वारा राज्य विस्तार के लिए अपने पड़ोसी शासक परमर्दी देव को पराजित किया जाता है, जिसमें चंदेल सेनापति सेनानायक या सेनापति आला और उदल
मारे जाते हैं। ठीक है भाई, तो इतनी जानकारी इस युद्ध से हम प्राप्त कर लें। तो किसके लिए? केवल राज्य विस्तार के लिए ये ऐसा करता है। इसका खामियाजा पृथ्वीराज चौहान को 1192 के द्वितीय जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था उसमें भुगतना पड़ेगा। कारण ये कि इससे पहले पृथ्वीराज चौहान का पूरा साथ देते थे चंदेल। ठीक है भाई, लेकिन जब पृथ्वीराज चौहान यहां तक क्या करता है, ये पहली गलती करता है अपने ही पड़ोसी शासक को पराजित करके। ठीक है, अगर ये ऐसा ना करता तो 100% मोहम्मद गौरी जब युद्ध करने आया था और युद्ध होता है पृथ्वीराज चौहान और गौरी के मध्य में, तो चंदेल जो शासक है वो इसका साथ देते और 100% से ये विजित होता है युद्ध में। ठीक है, लेकिन उसका भुगतना निश्चित है। तो देखो आगे क्या होता है, अगले वाक्य में देखो। अगला जो युद्ध है वह है तराइन का प्रथम युद्ध। (1191 ईस्वी). ठीक है भाई, किसके मध्य होता है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय व गौरी के मध्य ये युद्ध होता है। ठीक है, इस समय गौरी जी देखो, इसमें विजय होता है कौन? विजय होता है इसमें पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, ये कौन है भाई? ये क्या करता है? 1180 में लगभग भटंटा तक पहुंच जाता है। कौन? गौरी 1180 ईस्वी में, 80 नहीं भाई 90 है ये, 90 ईस्वी में भटिंडा पर विजय प्राप्त कर लेता है। ठीक है, पंजाब राज था, पंजाब भटिंडा में ये क्या है? अपना अधिकार जमा लेता है। अब तराइन जो है, तराइन कहाँ है? करनाल हरियाणा में है, तो नज़दीकी भी है पंजाब और हरियाणा की। तो वहीं पर ये युद्ध लड़ा जाएगा इन दोनों के मध्य में, जिसमें गौरी क्या होगा? पराजित होगा और पृथ्वीराज चौहान जो है इस युद्ध में विजय प्राप्त करेंगे। क्लियर भाई, इतनी जानकारी यहाँ से हमको मिलती है। ठीक है, एक और है, इस भटिंडा का प्राचीन नाम जो अगर बात करें, भटिंडा तो इसका वर्तमान नाम है, पहले इसको भटिंडा नहीं कहा जाता था। तो क्या नाम था इसका? तो इसका नाम था भाई साहब तवर हिंद। इस जगह को क्या कहा जाता था? तवर हिंद इस जगह को कहा जाता था। ठीक है भाई, तवर हिंद। ठीक है, ये भटिंडा का ही प्राचीन नाम है। तो यहाँ पर ये क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है और उसके बाद में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा जाता है। अब एक चीज और, यहीं पर दूसरा युद्ध अपन पढ़ लेते हैं, तराइन का द्वितीय युद्ध। ठीक है, लड़ा जाएगा कब? 1192 ईस्वी में। क्लियर? इसी युद्ध में अब एक चीज और है, यहाँ पर डिबेट यह है, वैसे तो हम बाद की क्लास जो होंगी अपन की चौहान वंश जब हम पढ़ेंगे डिटेल में तो वहाँ पर पढ़ लेंगे, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी जगहों पर मिलता है कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 16 बार पराजित किया, इतनी बार पराजित किया। ये ऐसा कभी नहीं हुआ। ठीक है, उनके मध्य में केवल 2 ही युद्ध लड़े गए और दोनों युद्धों में से प्रथम युद्ध जो युद्ध लड़ा गया वो लड़ा गया 1191 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जो हैं वो विजय होते हैं और द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित होते हैं। दैट इज क्लियर। अब यहाँ से देखो आगे दूसरे युद्ध में क्या होता है इनके मध्य में। द्वितीय जो युद्ध लड़ा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह थी कि मोहम्मद गौरी के पास में
प्रशिक्षित घुड़सवार सेना। इसमें हारने का प्रमुख कारण भी है। हारने का जो प्रमुख कारण है वो है जो इनकी जो युद्ध की स्ट्रेटजी है, किसकी, मोहम्मद गौरी की, ये बहुत ही अव्वल कोटे की है भाई साहब। और यहां पर सबसे बड़ी गलती कौन करता है, पृथ्वीराज चौहान करता है। और गलती ये करता है कि वो आनंद का जीवन जीता है और घमंड का जीवन जीता है जब 91 में किसको हरा देता है, मोहम्मद गौरी को। उसके बाद में उसके कारनामे सब ने देखे हैं, हमने भी देखे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अपने भारतीय शासक की इसमें बुराई कर रहा हूं या फिर कुछ, ऐसा नहीं है, लेकिन वास्तव में गलती होती है जिसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ा, संपूर्ण राजधानियों को भुगतना पड़ा, संपूर्ण भारत को भुगतना पड़ा। इसमें जब 1191 में पहली गलती तो ये थी कि जब युद्ध में गौरी हार चुका था तो गौरी को मार दिया जाता, पहला गलती यहीं कर दी इसको छोड़ करके। दूसरी गलती यहां पर यह थी कि तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद में जानता था पृथ्वीराज चौहान और उसके सेनापति जानते थे कि निश्चित रूप से गौरी दोबारा से भी क्या करेगा, आक्रमण करेगा, क्योंकि उसका निवास जो स्थान था वो ही भटिंडा और उसके बाद में कहाँ था, मुल्तान तक था। यानी कि वहीं पर रह करके वो क्या है, अपनी सेना को प्रशिक्षित कर रहा था। और सारी चीज पता होने के बावजूद भी पृथ्वीराज चौहान इस धब्बे में बैठा हुआ था कि नहीं, अगर नेक्स्ट टाइम अगर वो आक्रमण भी करेगा तो हम उसको आसानी से हरा सकेंगे। लेकिन ये उसकी सोच बहुत गलत थी और उसका खामियाजा ये हुआ कि उसे तराइन के द्वितीय युद्ध में क्या है, मात खानी पड़ी थी मोहम्मद गौरी के द्वारा। मोहम्मद गौरी के पास में सबसे प्रशिक्षित घुड़सवार सेना थी इसमें, ठीक है। घुड़सवार सेना इतनी प्रशिक्षित थी कि उसने लगातार 1 वर्ष तक केवल अपनी सेना पर क्या दिया, ध्यान केंद्रित किया, ठीक है। जबकि पृथ्वीराज चौहान जो है उन्होंने संयोगता के हरण का और ऐसे कारनामे किए, ठीक है, जो कि बहुत गलत साबित होते हैं उसके लिए, ठीक है। तो देखो द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय। इसी युद्ध में पृथ्वीराज चौहान निर्णायक रूप से पराजित होता है। अब एक चीज और है भाई साहब, इस युद्ध को लेकर के बहुत ज्यादा भ्रांतियां भी हैं और अतिशयोक्ति तो बहुत ज्यादा भरी हुई है इस युद्ध में। एक तो ये अतिशयोक्ति नहीं होकर के भ्रांति है और कुछ गलत भी हो सकता है उसमें, कि इस युद्ध के बाद में गौरी भी मारा गया और कौन मारा गया, पृथ्वीराज चौहान। एक चीज है, 1192 के बाद में, युद्ध के बाद में पृथ्वीराज चौहान का कोई जिक्र हमें नहीं प्राप्त होता, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 1192 में पृथ्वीराज चौहान को मार दिया गया था। अब चाहे उसकी आंखें निकलवा दी गई या सेल लगवाए, कुछ भी एनीवे, लेकिन उसको मार दिया गया था। जबकि मोहम्मद गौरी का मुल्तान पर शासन मिलता है, जिसके अपन को साक्ष्य भी मिलते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वीराज चौहान की जो कथा है कि आप सब जानते हैं कि बाद में मोहम्मद पृथ्वीराज चौहान ने बाण, शब्दभेदी बाण चला करके किसको मार दिया था, मोहम्मद गौरी को मार दिया था। ये सब गलत है, ठीक है, ऐसा इसमें दिखाई देता नहीं है। और इसके प्रमाण केवल चंद्रवरदाई के द्वारा ही
किया गया है। इसका जिक्र इसके अलावा कहीं भी हमें देखने को नहीं मिलता है। और इसके अलावा कहीं भी ये भी देखने को नहीं मिलता है कि भाई मोहम्मद गौरी को मार दिया गया था या फिर पृथ्वीराज चौहान ने शब्द वेदी बाण चलाया था। केवल कहाँ मिलता है? चंद्रवरदाई के जो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है उसी में हमको देखने को मिलता है, इसके अलावा कहीं नहीं मिलता। तो हो सकता है चंद्रवरदाई कौन थे? पृथ्वीराज चौहान के कवि थे। तो हो सकता है उन्होंने ऐसा लिख दिया हो पृथ्वीराज चौहान की छवि को बढ़ाने के लिए, लेकिन अन्य जगह पर ऐसा कोई प्रमाण हमें प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, बशर्ते कुछ भी हो, लेकिन सत्य जो है वो सत्य है। आगे देखो, आगे रणथंभौर का युद्ध। हम केवल रणथंभौर कब? 1301 ईस्वी में। ठीक है भाई, आप सब जानते हैं मोहम्मद गौरी के बाद में कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, गुलाम वंश की स्थापना होती है दिल्ली में। और उसके बाद में अब एक चीज यहां से समझ में आ जाती है भाई साहब कि अगर चौहान इतने शक्तिशाली थे या भारतीय इतने शक्तिशाली थे, तो मोहम्मद गौरी के मरने के बाद भी कुतुबुद्दीन ऐबक किस तरीके से भारत को लूटता है, किस तरीके से हम सब जानते हैं, कितने मंदिरों को वो तोड़वा देता है, कितनी सारी हत्याएं वो करवा देता है हिंदुओं की। ठीक है, वो सारी चीज़ हम सब जानते हैं, लेकिन छुपा करके बैठे हैं। बस अपने राजाओं का गुणगान हम करते रहते हैं, गलतियों को ढूंढते नहीं हैं। तुरंत बाद में गुलाम वंश की स्थापना होती है भारत में, और वो भी कहाँ? दिल्ली में। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो हैं अगले शासक रहते हैं यहाँ पर गुलाम वंश के। उसके बाद में जो भी तुगलक आदि वंश जो है चलते हैं दिल्ली में, और एक वंश उसमें आता है कौन? अलाउद्दीन खिलजी वंश। और खिलजी वंश हम एक एक भारत की जो हिस्ट्री है उसमें अपनी क्लासें भी चल रही हैं, तो सारी आपको मिल जाएंगी। तो रणथंभौर का युद्ध जो लड़ा जाता है वो लड़ा जाता है किसके मध्य में भैया? हम्मीरदेव चौहान वर्सेज खिलजी। ठीक है, तो देखिए क्या होता है इस युद्ध में। सबसे पहले देखो, अलाउद्दीन खिलजी वर्सेज डिबेट होती है किस किस के मध्य? और हम्मीरदेव। हम्मीरदेव के मध्य में। ठीक है, युद्ध का कारण कुछ नहीं है। कारण क्या है? एकमात्र कारण यह है, अब थोड़ा सा अपन अलाउद्दीन के बारे में पढ़ लेते हैं। 1296 में भैया का क्या बनता है? ये शासक बनता है। कौन? और शासन करेगा कब से कब तक? 1316 ईस्वी तक ये शासन करेगा। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन की हत्या करने के बाद में क्या बनता है? शासक बनता है। ठीक है, हुआ ये। इसके बाद में देखो इस युद्ध में क्या होता है और क्या घटना होती है। एक तो है उलुग खां और नुसरत खां। एक है उलुग खां और नुसरत खां। मारे जाते हैं। ठीक है, ये इसके सेना नायक हैं किसके? अलाउद्दीन खिलजी के। ये मारे जाते हैं। ठीक है, कब? इसके बाद में 1303 ईस्वी 1 में स्वयं कौन आता है? स्वयं अलाउद्दीन आता है। ठीक है, अलाउद्दीन आता है। इसके बाद में देखो होता क्या है।
होता यह है कि इसमें भी एक वो है कि अलाउद्दीन के द्वारा इसके जो दो मंत्री हैं, किसके, हम्मीर देव के, उनको अपने साथ मिला लेता है। यानी कि दो मंत्रियों को अपने साथ मिलाता है। अपने साथ मिलाया, ठीक है। और इस युद्ध में इसका निर्णय यह होता है कि हम्मीर देव तथा एक है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह कौन है? जो कि मंगोल शरणार्थी है, मोहम्मद शाह है। मंगोल शरणार्थी, ठीक है, मारे जाते हैं। और रंगा देवी के नेतृत्व में, रंगा देवी तथा देवल दे के नेतृत्व में जौहर होता है, ठीक है भाई। इतनी जानकारी अपन को यहाँ अभी प्राप्त करनी है। 1296 में शासक बना कौन? अलाउद्दीन खिलजी। कहाँ का? दिल्ली का। 1316 तक यह रहता है। उलुग खां, नुसरत खां सबसे पहले इस युद्ध को लड़ने के लिए आते हैं। यानी कि इसके दो सेनानायक हैं और दोनों को ये प्रथम में भेजता है क्या? आक्रमण करने के लिए, यानी हम्मीर देव को आधीनता स्वीकार करवाने के लिए। लेकिन हम्मीर देव जो है बड़े स्वाभिमानी शासक हैं और उन्होंने क्या किया? मना कर दिया कि भाई अब किसी भी प्रकार की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे और किसी भी प्रकार का कर जो है वो भी आपको नहीं देंगे। तो आगे निर्णय यही होता है कि अगर ऐसा नहीं करोगे आप तो क्या करना पड़ेगा? युद्ध लड़ना पड़ेगा। और उसी एवज में ये युद्ध होता है। तो अलाउद्दीन खिलजी सबसे पहले नुसरत खां और उलुग खां को क्या भेजता है? सेना के साथ में आक्रमण करने के लिए भेजता है। काफ़ी दिन प्रयास करने के बाद भी उलुग खां और नुसरत खां दोनों के दोनों ही क्या है? मारे जाते हैं। फिर अलाउद्दीन खिलजी स्वयं 1301 में कहाँ पहुँचता है? रणथंभौर पहुँचता है। युद्ध होता है। युद्ध में ऐसा कहा जाता है कि दो मंत्री जो हैं उनको अलाउद्दीन खिलजी अपनी साइड कर लेता है, ठीक है। धन की लालच या किसी भी प्रकार की लालच दे करके वो अपने साथ में कर लेता है। और युद्ध का निर्णय अंत में यह होता है कि हम्मीर देव और एक शरणार्थी से मोहम्मद शाह, जो कि शरण लेने के लिए आए थे, और ऐसा कुछ ऐसा कहा भी जाता है कि उस शरणार्थी के लिए ही अलाउद्दीन खिलजी ने क्या है? रणथंभौर पर आक्रमण किया था। कारण ये था कि अलाउद्दीन खिलजी ने पहले उसको सूचना भी पहुंचा दी थी हम्मीर देव को कि भाई या तो आप मोहम्मद शाह को हमारे लिए सुपुर्द करो, अन्यथा आप युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। और उसका निर्णय भी यही होता है कि हम्मीर देव जो हैं अपने शरणार्थी की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देते हैं इस युद्ध में। तो बहुत ही अच्छा युद्ध है और अच्छे काम के लिए युद्ध लड़ा जाता है, परमार्थ के लिए युद्ध लड़ा जाता है। और इस युद्ध का अंत ये होता है कि हम्मीर देव चौहान और मोहम्मद शाह दोनों ही क्या हो जाते हैं? वीरगति को प्राप्त होते हैं। और हम्मीर देव की पत्नी जो कि रंगा देवी और एक पुत्री है देवल दे, उन दोनों के नेतृत्व में यहाँ पर क्या होता है? जौहर होता है, ठीक है भाई। इतनी जानकारी हमें यहाँ से प्राप्त होती है। आगे देखो अगला युद्ध। अब अपन 1301 तक आ पहुंचे हैं भाई राजस्थान के एवज में। और अगला है चित्तौड़ का युद्ध। चित्तौड़ का युद्ध 1303 ईस्वी में, जो कि रतन सिंह वर्सेज खिलजी के मध्य लड़ा जाएगा। निर्णय हम सब आप जानते हैं क्या निर्णय इसका हुआ था 1303 में। इसमें 3 कंध, गोरा बादल,
व रतन सिंह वीर गति को प्राप्त हुए। ठीक है। दूसरा इसमें देखो, पद्मिनी, ठीक है, या कि के साथ 1600 महिलाओं ने जौहर किया। ठीक है भाई, आगे देखो, एक और चीज, प्रथम जौहर कौन सा है? प्रथम जौहर माना जाता है कहाँ का? अब एक चीज है भाई साहब, राजस्थान की किसी भी एग्जाम में जौहर से संबंधित क्वेश्चन नहीं आया है, और जौहर से संबंधित आया भी है तो ये नहीं आया कि राजस्थान का प्रथम जौहर कौन सा है। ठीक है, हमने पिछली क्लासों में एक चीज और आप बताया था आपको कि जौहर तो इससे पहले भी हुआ था, और किसके द्वारा? जो कि भारत में ही होता है, और मुस्लिम शासकों के द्वारा ऐसा जौहर किया गया था भारत में ही। तो हमारी क्लास अगर आपने देखी है तो आप मुझे बता पाएंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ऐसा कौन सा युद्ध हुआ था जिसमें भारत का प्रथम जौहर हुआ था, जो कि मुस्लिम महिलाओं के द्वारा किया गया था भारत में। ठीक है, अब प्रथम, और जबकि माना यह जाता है कि राजस्थान का प्रथम जौहर कौन सा है? रणथंभौर जो युद्ध में हुआ था वो, यानी रंगा देवी के नेतृत्व में जो जौहर हुआ था वो राजस्थान का प्रथम है, और ये राजस्थान का द्वितीय है। लेकिन इतिहास कुछ और ही कहता है, और इतिहास ये कहता है कि राजस्थान में जौहर इससे पहले हो चुके थे। ठीक है, और वो भी किसके द्वारा? मुस्लिम महिलाओं के द्वारा। और देखो आगे, पद्मिनी के साथ में 1600 महिलाएं हैं, वो क्या करती हैं यहाँ पर इस युद्ध में? जौहर करती हैं। क्लियर भाई, जो कि राजस्थान का द्वितीय जौहर है। अब देखो, अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ का नाम खिजराबाद तथा यहां अपने पुत्र खिज्र खां को सिपह सालार बनाता है। ठीक है भाई, सिपह सालार यानी कि यहाँ का शासक उसे नियुक्त कर देता है, चित्तौड़ का नामकरण कर देता है कि खिजराबाद के रूप में, और अपने पुत्र खिज्र खां को यहाँ का सिपह सालार नियुक्त करता है। तो इतनी जो है जानकारी हमें इस युद्ध से प्राप्त होती है। ठीक है भाई, तो लगभग हमने राजस्थान के कई युद्धों को एक एक करके यहाँ पर पढ़ चुके हैं अपन। इसके बाद में अपना एक युद्ध और है, और उसको भी थोड़ी सी चर्चा उसकी कर लेते हैं, सिवाना का युद्ध। सिवाना का युद्ध, क्योंकि ये दोनों ही युद्ध किससे रिलेटेड है? अलाउद्दीन खिलजी से। ठीक है भाई, तो देखो, ये युद्ध लड़ा जाता है 1311 ईस्वी में। ठीक है, कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में जो है सबसे पहले युद्ध 1311 ईस्वी में कमालुद्दीन गुर्ग वर्सेज कानड़देव। ठीक
ठीक है, वंशज कौन? कानड़ देव। ठीक है, अब इसमें इस युद्ध में एक तो ये होता है कि दहिया राजपूत सरदार है और नाम है बीका का विश्वासघात। यानी इस युद्ध में होता ये है, दहिया सरदार बीका का विश्वासघात, ठीक है। कानड़ देव तो इसमें वीरगति को प्राप्त होंगे ही, लेकिन ये क्या करते हैं भैया? विश्वासघात करते हैं, ठीक है। और नाम हो जाता है जालौर का युद्ध हारने के बाद में जलालाबाद। जलालाबाद इस युद्ध में नाम इसका हो जाता है। इसके बाद में जो कानड़ देव, अब इनको जानकारी कहां से मिलती है? देव प्रबंध, कानड़ देव प्रबंध से इस युद्ध की हमें जानकारी प्राप्त होती है। और कानड़ देव प्रबंध किसने लिखी थी भैया? पद्मनाभ, पद्मनाभ द्वारा लिखी गई थी, लिखी गई, ठीक है, युद्ध का वर्णन। तो इतनी जानकारी हमें यहाँ से प्राप्त होती है। और अन्य जो महत्वपूर्ण युद्ध है अगली क्लास में अपन एक एक करके और चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये तीनों अलाउद्दीन खिलजी के युद्ध हो गए। इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी का कोई ऐसा युद्ध होगा नहीं राजस्थान में। ये तीन ही प्रमुख युद्ध थे अलाउद्दीन खिलजी के। उसके बाद में तो वंश ही बदल जाएगा, और वंश कौन सा आएगा? तुगलक वंश, ठीक है, जिसमें सिंगोली का युद्ध लड़ा जाएगा, ठीक है। तो वो अपन बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आप क्लास ये लें और समझें। इसके बाद में अपन इतिहास पढ़ेंगे, तो एक एक करके इतिहास पढ़ेंगे बहुत ही डिटेल से, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार। भाई साहब, क्लास एक अगर आपको पसंद आ रही हो, अच्छी लग रही हो, तो इनको शेयर अवश्य किया करो, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब तो चाहे ना करो, लेकिन शेयर अवश्य करो, क्योंकि आपको नहीं किसी अन्य को तो फायदा इसका होना चाहिए।